यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ डेफिसिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट इत्यादि इत्यादि। एंड बच्चे कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, लेकिन आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टॉपिक से, क्योंकि मैं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ डेफिसिट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड हाँ, लास्ट में हम इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि डेफिसिट है क्या। डेफिसिट का मतलब होता है बच्चों, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। एंड यहां पर हम सरकारी घाटे के बारे में बात कर रहे हैं। जब सरकार का एक्सपेंडिचर, आई रिपीट अगेन, जब सरकार का एक्सपेंडिचर उसके इनकम से ज्यादा होता है तो उसे आप डेफिसिट कहते हैं। आई रिपीट अगेन, जब सरकार का एक्सपेंडिचर उसके इनकम से ज्यादा होता है तब आप उसे क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं बच्चों। इंडिया में तीन तरह के डेफिसिट ज्यादा प्रचलित है और ज्यादा प्रैक्टिस में है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट एंड तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन तरह के डेफिसिट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन ये है कि अभी अभी मेरे दो बैचेस लॉन्च हुए हैं। अर्थ अप्लाइड, जो कि गेट एनआईटी जैम इकोनॉमिक्स के लिए कंबाइंड बैच है 27 यानी 2027 के लिए, एंड दूसरा उत्कर्ष जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 के लिए है। तो बच्चों, इसमें से जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बेधड़क ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सफलता के लिए पूरी तरह प्रयास करूंगा कि आपका जेआरएफ पहली बार में ही हो जाए या फिर आपका गेट और आईआईटी जैम पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए और आप अपने सपनों को साकार कर पाए। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि डेफिसिट में कौन मेजर टाइप्स ऑफ डेफिसिट है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट को। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, तब यह सिचुएशन होता है रेवेन्यू डेफिसिट का। यानी जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तब आप उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में दो चीजें आती हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आपका इनकम टैक्स, यहां देखिए, टैक्स रेवेन्यू में आपके पास आता है इनकम टैक्स, जीएसटी एटसेट्रा। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? फी, जैसे आपने रेड लाइट जंप कर दिया या फिर आप लाइसेंस बनवा रहे हैं उसका फी, आप जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं उसका फी डिविडेंड, सरकार ने यदि कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसी फंड में तो उससे जो उसको प्रॉफिट मिलता है, उसके जो उसको डिविडेंड मिलता है, वो भी आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। एंड सरकार ने कहीं लोन दिया है, आई रिपीट अगेन, यदि सरकार ने कहीं लोन दिया है तो उससे भी जो इंटरेस्ट आता है उसे भी आप नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। यानी टैक्स रिसिप्ट में दो चीजें हैं, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। क्लियर? अब देखिए, इसमें एक और पार्ट है एक्सपेंडिचर। मैंने बोला ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यदि ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से तो क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है देखिए प्लीज। सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इंटरेस्ट पेमेंट, यदि सरकार ने कहीं से लोन लिया है उस पर भी इंटरेस्ट पे करता है, एंड पेंशन भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी सरकार देती है। ये सब के सब क्या है? ये है आपके क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट से या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से
या रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर से ना किसी तरह का एसेट्स बनता है और ना ही किसी तरह की लायबिलिटीज क्रिएट होती है। जैसे सरकार के पास टैक्स आया, इंटरेस्ट आया, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में हो गया, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी एसेट्स है, उस पर ही इंटरेस्ट आ रहा है ना। एंड किसको दे रहा है? तो गवर्नमेंट सैलरी में जा रहा है, सब्सिडी में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है। तो ये ना ही किसी तरह का कोई एसेट्स बना और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, यहां पे ध्यान रखना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में, रेवेन्यू में मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर से किसी तरह का कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं बनती है। ठीक है बच्चों, यहां देखिए इंपैक्ट इसका क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखिए यहां पे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन पे बोझ बढ़ता है। यदि सरकार घाटे में है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लेकर उसको पूरा करेगी, या तो लोन लेगी, है ना, या फिर कोई एसेट्स बेचेगी, तो उसको फ्यूचर जनरेशन पे बोझ हो जाता है। ठीक है, फिस्कल डिसिप्लिन खराब होता है, ध्यान रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू डेफिसिट आपको समझ में आ गया बच्चों, राजस्व घाटा आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट देखिए, फिस्कल डेफिसिट ये क्या है? तो जब सरकार की टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिए, जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होता है, तब आप उसे क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। देखिए प्लीज यहां पे, एंड यहां देखिए क्या आता है इसमें से, जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है क्या? ये देखिए रिसिप्ट में क्या क्या आता है। डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सरकार उसमें प्राइवेट फंड को भी या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी ला रही है, तो उसे आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर समझिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट। सपोज कि सरकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं कि भेल है, सरकार का इसमें 5,000 करोड़ रुपया लगा है। अब सरकार चाहती है कि इसमें से मैं 2,000 करोड़ निकाल कर कहीं और लगाऊं, एंड 2,000 कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहां पे इन्वेस्ट कर दिए। तो जो 2,000 करोड़ रुपया निकाला गया, उसे आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब सरकार पहले इन्वेस्ट की है, उसको अपना पैसा निकाल रही है, उसे आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है, देख रहे बच्चों, वो क्या है? आपका नॉन टैक्स डेट कैपिटल रिसिप्ट है, एंड लोन रिकवरी। सरकार ने कहीं लोन दिया है, तो वो भी यदि उसके पास वापस मिल रहा है, तो उसे भी आप नॉन टैक्स डेट कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ठीक है, एंड आपके पास फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है? ध्यान रखिए, फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है बच्चों? फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है? दिखाता है कि गवर्नमेंट मार्केट से कितना बोरो करेगी, कितना बॉन्ड इशू करेगी। बॉन्ड इशू करके ही सरकार, बॉन्ड इशू करके भी सरकार लोन ही लेती है पब्लिक से, आपको पता होगा। आरबीआई से बोरो हो सकती है, आरबीआई से बोरो हो सकती है, ध्यान से समझिए। फिर से एक बार, फिस्कल डेफिसिट जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होता है, तो उसका फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। टोटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हमने पीछे पढ़ा है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड यहां पे नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट है, लोन रिकवरी है, दो चीजें हैं इसमें, डिसइन्वेस्टमेंट एंड द लोन रिकवरी। ठीक है, अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि जितना घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, हाँ फिस्कल डेफिसिट में सरकार कितना लोन ले सकती है, कितना बॉन्ड मार्केट में इश्यू कर सकती है, एंड कितना वो आरबीआई से लोन ले सकती है या आरबीआई से पैसा ले सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड इसका इंपैक्ट क्या होगा? ध्यान दीजिए प्लीज, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इसका इंपैक्ट होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ठीक है,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो सकता है। अब क्राउडिंग आउट आपको समझाया है, जब हम फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करते हैं उस टाइम हमने आपको क्राउडिंग आउट भी समझाया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। एंड डेट बर्डन बढ़ता है बच्चों, इससे क्या होता है, डेट बर्डन यानी कर्जा का बर्डन बढ़ता है। अब देखिए तीसरा डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। तीसरा डेफिसिट क्या है बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट आपके स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हैं बच्चों। ये क्या है, बहुत सिंपल सा है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, जो अभी हमने पढ़ा, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आई रिपीट अगेन, फिस्क आपके पास यहां पे प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जितना इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना है या हम कर रहे हैं उसको माइनस कर दें फिस्कल डेफिसिट से, तो आपके पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अब ये बता रहा है, ये बताता है कि सरकार का वर्तमान साल का घाटा कितना है एंड पुराने कर्ज के ब्याज को छोड़कर, यानी पुराना जो कर्ज लिया है उस पे हमने ब्याज दे दिया, यदि उसको छोड़ दिया जाए तो सरकार पे कर्ज कितना है। अब चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन तीनों में रिलेशनशिप भी एक बार देख सकते हैं, या आप तीनों में देख सकते हैं रिलेशनशिप। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये पहले ही बता चुके हैं, बट एक समरी में हमने आपको लिख दिया। आगे बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, 10 सेकंड के अंदर जल्दी से कमेंट करके बताइए यस आई नो, जल्दी से बताइए। अगर किसी वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़ता है लेकिन प्राइमरी डेफिसिट घटता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ब्याज भुगतान घट गया है, ब्याज भुगतान घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, तो आंसर में लिखिए, कमेंट में लिखिए यस आई नो, कमेंट में जल्दी से लिखिए यस आई नो यदि आपको आता है तो। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में बढ़ता है, इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में बढ़ता है तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट हो सकता है। इंटरेस्ट रेट में गिरावट आएगी? नहीं बच्चों। इन्फ्लेशन में स्थिरता? नहीं। सार्वजनिक ऋण बढ़ेगा एंड निवेश पर क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। यस, मतलब सार्वजनिक मतलब सरकार के ऋण बने, पब्लिक डेट बढ़ेगा एंड क्राउडिंग आउट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग आउट के चपेट में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, जल्दी से देख के बताइए कि आपको ये क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। जल्दी से बताइए, तब तक मैं इसको बड़ा करता हूं। जल्दी से बताइए, तब तक मैं इसको बड़ा करता हूं बच्चों। याद रखिए, आर्थिक मंदी के दौरान सरकार राजकोषीय घाटा बढ़ाती है, इसका तत्कालिक प्रभाव क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। सरकार जब राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगी तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड में पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड एंड जीडीपी दोनों बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। यदि सरकार केवल उधार लेकर के अपने राजकोषीय घाटे को वित्त करे तो किसको प्रभावित करेगा, बहुत सिंपल सा है, किसको प्रभावित करेगा, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से यदि आपको इसका आंसर आता है तो मुझे बताइए। एक सरकार का कुल व्यय 1,20,000 नहीं 1,20,00,000 है, राजस्व 70 एंड गैर राजस्व 15, तो राजकोषीय घाटा क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है, 1,20 है ना, इतना है, माइनस
रिसिप्ट कितना है 70 लाख, 70 लाख है, प्लस 15 लाख, 15 लाख कितना हो गया, तो क्या बचेगा, ये कितना हो गया 85 हो गया, दैट इज 120 माइनस 85 माइनस 85 इज इक्वल्स टू 35 लाख, 35 lakhs हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों, यानी आंसर इज दिस, आंसर इज बी 35 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन आप देख सकते हैं, जीडीपी 5 करोड़ एंड फिस्कल डेफिसिट 25 लाख, जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों, जीडीपी कितना है 5 करोड़, तो ये हो गया, इतना हो गया, इसका डेफिसिट कितना है, कितना है डेफिसिट 25 लाख, आप इसमें आप डिवाइड कर दीजिए इनटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा आपके पास, जो भी आएगा आप करके देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ये भी कैलकुलेशन से ही है बच्चों क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, यदि सरकार का व्यय 80 लाख है, कर राजस्व 50 लाख है एंड गैर कर राजस्व 10 लाख है और जीडीपी 4 करोड़ है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, ये आप लोग खुद करिए और कमेंट करके मेरे को बताइए कि सर हमने सही किया या फिर गलत किया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, एंड हाँ, हर रोज शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आता है, जल्दी से आप लोग बिना कहे शाम को 7 बजे इको पाठशाला का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए।